बिलाल भाई, क्या लग रहा है आपको कि ये जो 5 राज्यों के नतीजे होंगे, ये क्या वास्तव में देश का सेमीफाइनल होगा और किसकी लहर देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की या फिर कांग्रेस की? देखिए संजय जी, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि लहर किसकी है। लेकिन ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम कर रहा है। अगर आप दक्षिण के राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हुआ करती थी उस स्टेट में, तो वो उस ओवरऑल सीन से ही मेरे को लगता है गायब हो गई। अब पूरा चुनाव कांग्रेस बनाम बीआरएस हो गया। और आप अगर आप दक्षिण के राज्यों से ओवरऑल इन 5 राज्यों की पोजीशनिंग को समझने की कोशिश करें तो अ, अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से एक महत्वपूर्ण राज्य चला गया और जिस पर आज कांग्रेस काबिज है। दक्षिण का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है तेलंगाना। वहाँ पर भी मेरे को लगता है कि कांग्रेस का एक इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट डेवलप होके आ रहा है। कर्नाटक में आपने आपको बताया था, आंध्रा में 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू। और तमिलनाडु अगर बात करें तो डीएमके या आईडीएमके एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ। तो डीएमके ऑलरेडी कांग्रेस के साथ एक साझेदारी में है वहाँ। और एआईडीएमके अभी तक उसका एक 36 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट से बना हुआ है। तो वहाँ पे भी अभी कोई प्रोस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी के नजर नहीं आते। केरल के अंदर भी लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन से सरकारें बनती हैं। तो दक्षिण के अंदर जब ये 2 राज्य ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट से वाइप आउट हो जाएंगे, तो ओवरऑल सीन भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत दक्षिण के राज्यों में कमजोर समझता हूँ। और दक्षिण के ये 4 राज्य मैंने आपको गिनाए, इसमें लगभग 129 सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो ओवरऑल तेलंगाना के चुनाव के बाद बहुत ही नेगेटिव हो जाएंगे और कांग्रेस का एक लार्जर प्रोस्पेक्ट वहां से डेवलप होकर आएगा। लेकिन ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कांग्रेस वहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ, खासतौर से आंध्र में और तमिलनाडु में किस तरह से क्षेत्रीय दलों के साथ टाई अप करती है। तो अब आते हैं मौजूदा मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जैसे आपने आपके रिपोर्टिंग के माध्यम से बताया कि कांग्रेस एक स्ट्रांग पोजीशन में दोनों जगह सरकारें बनाने जा रही है। राजस्थान में बताया गया एक मामला अब फंसा हुआ है और तेलंगाना को हमने एक डिस्कस किया अभी। तो ओवरऑल इन सभी स्टेट्स की मौजूदा 5 स्टेट्स के इलेक्शन और दक्षिण के राज्यों की सीटों को जोड़ दिया जाए तो 195 ओवरऑल सीट्स बनती है। तो मैं ओवरऑल ये देखता हूं कि दक्षिण के राज्यों से जो प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होके आएंगे उसका असर मैं खास तौर से उत्तर भारत के राज्यों में भी देखता हूं। और लेकिन यहाँ पर जो जैसे हरियाणा हो गया, जैसे हिमाचल हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, और खास तौर से अगर आप गुजरात की भी बात करें तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अभी भी मेरे को मजबूत नजर आती है। लेकिन ओवरऑल रिवाइवल में अगर आप इन 5 स्टेट के बाद देखता हूं तो कांग्रेस के एक लार्जर प्रोस्पेक्ट्स को इस दृष्टिकोण से जरूर देखता हूं कि कांग्रेस दक्षिण भारत संकट के समय में हमेशा से कांग्रेस के साथ खड़ा रहा है। अगर आप इमरजेंसी के समय की बात करें 77 में भी एक 159 156 सीट्स वहां से जीत के आई थी। सोनिया गांधी ने दक्षिण राज्य का रिप्रेजेंटेशन किया। राहुल गांधी आज दक्षिण के राज्य से रिप्रेजेंट करते हैं। और तेलंगाना में अगर सरकार कांग्रेस बनाने में कामयाब हो गई तो दक्षिण के अंदर बहुत ज्यादा एक प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। और फिर उत्तर भारत के अंदर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर भी अगर नहीं भी बना पाई तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के फॉर्म में आके डेवलप होगी। तो ये बताता है कि इसको अगर आप कैपिटलाइज करें एक नैरेटिव के फॉर्म में तो ये स्ट्रीमलाइन करता हुआ नजर आता है और कांग्रेस के पक्ष में कि आने वाले समय में जो एंटी इनकम्बेंसी का भाव है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एक स्टेब्लिश होता हुआ नजर आता है। मुद्दों के ऊपर आधारित राजनीति स्ट्रांग होती हुई नजर आती है। और राहुल गांधी ने जो एक संघर्ष किया है पूरे देश के अंदर असंप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ, वो फेस यकीनन राजनीति में स्थापित हुआ है। आने वाले समय में उस फेस की और एक अपील मैं देखता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिलाल भाई कि एक फेस राहुल गांधी ने, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा था कि एक फेस राहुल गांधी ने एस्टेब्लिश किया है पूरे देश के अंदर।
इस बीच में एक बहुत शानदार देश के पत्रकार, हम लोगों के बड़े भाई अग्रज, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में बहुत शानदार उपलब्धि हासिल की है, आनंद वर्धन जी बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए, अभी हम उनके पास चलेंगे। पहले हम चलते हैं नवीन जी। नवीन जी, राजस्थान में हमेशा होता आता था कि 5 साल बाद सरकार इसकी और या फिर उसकी, जिसकी चल रही होती है वो पलट जाती थी, और 2 महीने पहले से लोग कहने लगते थे अब तो ये सरकार जा रही है, गली मोहल्ले चौराहे दफ्तर सब में विदाई की तैयारी शुरू हो जाती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ, मैं और आप दोनों मिलकर घूमे राजस्थान के तमाम पोलिंग सेंटर पे, हमने साथ साथ देखा जाके, पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है, राजवर्धन जैसे नेताओं की सीट फंस गई है, जितने सांसद भेजे गए थे फंसे हुए हैं, जितने पत्रकारों से, जो हमने पत्रकारों का सीनियर जर्नलिस्ट का शो किया था, उसमें सबका मानना था चुनाव फंसा हुआ है। तो जब एक सरकार जाती थी दूसरी सरकार आ जाती थी, आराम से आ जाती थी, 2 महीने पहले उसके संदेश ही सुनाई पड़ने लगते थे। ऐसे में अगर चुनाव फंसा है तो ये कांग्रेस की उपलब्धि है, वरना रिवाज के हिसाब से तो कांग्रेस को आराम से चले जाना चाहिए। कांग्रेस यहां तक लेके आ गई कि हर आदमी कह रहा है कि राजस्थान में चुनाव फंस गया। आप किसी से भी पूछेंगे तो कहेंगे तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में चुनाव बहुत बड़े लड़ रही है, मिजोरम में भी उम्मीद से ज्यादा अच्छा लड़ रही है। तो जब मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में अगर कोई करंट चल रहा है एक पार्टी के पक्ष में, तो फिर वो राजस्थान में क्यों नहीं चलेगा? राजस्थान कैसे अलग हो गया? और राजस्थान में जो सांप्रदायिकता की भूमि तैयार करने की कोशिश की थी मोदी और योगी ने, जो कन्हैया का दर्जी का कत्ल की बात हर चौराहों पे गलियों में की गई थी, वहां की उसी जगह जहां कन्हैया जी रहा करते थे, उसमें केवल 64% वोट होना उस विधानसभा में, ये बताता है कि कम से कम सांप्रदायिकता का ध्रुवीकरण करने का जो दांव था वो बहुत ज्यादा चल नहीं पाया। किसकी लहर देख रहे हैं 5 राज्यों में नवीन जी आप, भाजपा या कांग्रेस? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा नवीन जी। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में ये साफ कहा जा सकता है कि लहर किसी के पक्ष में नहीं है, ना एंटी इनकम्बेंसी लहर है, ना कोई सरकार के पक्ष में, या जिस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रहकर फ्रंट पे रहे हैं उनके पक्ष में लहर है। तो लहर किसी के पक्ष में नहीं है। यही कारण है कि राजस्थान में बार बार कहा जा रहा है कि चुनाव फंसा हुआ है। हालांकि 30 साल का जो पिछला इतिहास है उसके अंदर हर बार सरकार बदलती रही है, और यही एक उम्मीद बीजेपी के लिए सबसे बड़ी है कि वही रिवाज शायद कायम रहेगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो कामकाज है उनके आधार पर चुनाव लड़ा है, सरकार ने जो गारंटियां दी है वो कमजोर नहीं है, और वो जब आप ऑन डिस्कशन की बात करते हैं या तुलना करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गारंटियां सरकार का कामकाज बोल रहा है। वही वजह है जिसके कारण से बीजेपी को भी उसी पिच पर आकर खेलना पड़ा। बीजेपी ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश करती रही, पेपर लीक या करप्शन के दूसरे मुद्दे उठाते रहे, उसके बावजूद उन्हें मोदी की गारंटी वही देनी पड़ी जो गहलोत गारंटी देते रहे। 7 गारंटी जो दी थी उसमें से ज्यादातर गारंटी का जिक्र बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सभाओं के अंदर करना पड़ा। गैस सिलेंडर की लड़ाई आपने देखी होगी कि कहां से कीमत की बात 600 पे आई, फिर 500 पे आई, 450 पे आई, 400 तक आई है। तो बीजेपी भी वही बात कर रही है जो कांग्रेस कर रही थी। कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए बीजेपी को अपने सांप्रदायिकता की जो एजेंडा है उसको छोड़कर महंगाई के मुद्दे पर भी आना पड़ा। महंगाई के मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरह राहत के कैंप लगाए थे, राहुल गांधी, प्रियंका अपनी सभाओं में जिक्र करते रहे कि आपके लिए महंगाई के कैंप किसने लगाए। महंगाई जब केंद्र सरकार बढ़ा रही थी तो राज्य सरकार ने यहाँ पर कोशिश की थी कि आपको महंगाई से राहत मिले, तो उस महंगाई पर बीजेपी को भी आना पड़ा। पेट्रोल डीजल की कीमतों का मुद्दा बीजेपी ने उठाया और कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेगी, उससे बाकी चीजों के पर भी असर पड़ेगा।